इस वीडियो में हम लोग वेक्टर पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप पहले इन 6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा किसी बल के आयताकार घटक 3 न्यूटन 3 न्यूटन व 4 न्यूटन है, इस बल का परिमाण क्या होगा। ठीक है, अब आयताकार घटक मतलब क्या दे दिया है, लंबकोणीय घटक इसका मतलब हो गया, ये दे दिया हुआ है कि अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, एक को हम किसी को 3 न्यूटन मान लें, दूसरे को 4 न्यूटन मान लें, तो इसका क्या चाहिए हमें, इसका परिमाण चाहिए, इस बल का परिमाण चाहिए, जो रिजल्टेंट बल है उसका परिमाण चाहिए। मान लिया बल हमारा ये था F, ठीक था, ये बल F था, इसका हमें चाहिए। तो अगर ये दोनों इसके घटक हैं तो इन दोनों का परिणाम यही होना चाहिए। अगर ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन इसके घटक हैं तो इन 3 और 4 का परिणाम यही होना चाहिए। और परिणामी कैसे निकालते हैं हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, वेक्टर के समांतर चतुर्भुज का नियम के आधार पर देखा है कि अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो जो परिणामी आर होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे जो 3 न्यूटन 4 न्यूटन है ये दोनों 90 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो हम थीटा का मान 90 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब किसी को एक किसी को बी मान सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, और काश 90 का मान होता है, काश 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। काश 90 का मान क्या हो जाता है, 0। तो हो जाएगा 0। अब बचेगा क्या, 25, अंडर रूट के अंदर 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो 5 आना चाहिए था, 5 न्यूटन आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए बराबर वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप व बी बराबर 7i कैप प्लस 24j कैप, तो बी के समान परिमाण एवं ए के समांतर वेक्टर होगा। यानी एक वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर ए के समांतर हो और उसका परिमाण जो होगा उस इस वेक्टर बी के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो अगर देखें, अगर हमें परिमाण जो वेक्टर चाहिए उसका परिमाण बी के परिमाण के बराबर होना चाहिए, तो अगर वेक्टर बी का परिमाण हम बी निकालें तो कितना आएगा, वो होगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, 7 है, 7 का हो जाएगा 7 7 49, प्लस जे कैप का गुणांक क्या है 24, इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना आएगा, अगर कर ले हम 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। 4 चौ 16 से लिख, 4 दूनी 8 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 7 7 से लिख 4 का 576, क्या आ रहा है, 576 आ रहा है, 576 आ रहा है। सबको जोड़ लें अगर, तो 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 625, 625 अंडर रूट ले लेंगे तो क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। तो बी का मान क्या आ रहा है, 25। यानी उस वेक्टर का जो परिमाण होगा वो 25 होगा, उस वेक्टर का परिमाण 25 होगा। तो हम चेक करेंगे कि हमारे 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें किसका परिमाण 25 है। तो परिमाण 25 देंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो हो जाएगा 625, यानी परिमाण 25 इसका आ जाएगा। लेकिन 20 15 यहाँ भी है तो इसका भी आ जाएगा 25, इसका भी आ जाएगा, इसका भी 25 आएगा, इसका भी 25 आएगा। तो डी और बी तो हमारे गलत हो गए, यहीं से हम रिजेक्ट हो जाते हैं। ए और सी में कोई एक ऑप्शन सही है। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए के समांतर चाहिए। अब 2 वेक्टर समांतर कब होंगे, अगर 2 वेक्टर समांतर कर रहा है हमसे, जैसे अगर वेक्टर है हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक वेक्टर ए है, और दूसरा हो जाए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर को समांतर होना है, दोनों वेक्टर को क्या होना है, इज इक्वल टू कुछ भी हो, अगर इनको समांतर होना है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स होना चाहिए इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई, ए वाई अपॉन बी वाई, ऐसे ही ए जेड अपॉन बी जेड। जितने भी गुणांक हैं आई कैप जे कैप के कैप के, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ए हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और जो हमें वेक्टर लिखना है वो इसी के समांतर चाहिए। तो जो वेक्टर लिखना हम उसको सी मान लें, मतलब मान लेते हैं कि वो हमारा सी एक्स आई कैप है और सी वाई जे कैप है। ऐसा अगर वेक्टर है हमारा, तो आई कैप का गुणांक यहाँ 15 और यहाँ 20, तो 15 और उसका अनुपात लेंगे सी एक्स के साथ, और दूसरा लेंगे 20 उसका अनुपात लेंगे सी वाई के साथ। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अगर इसी हिसाब से हम देखें तो हम यहाँ पे सी एक्स बटे सी वाई का मान निकाल सकते हैं। सी एक्स बटे सी वाई का मान कितना आ जाएगा, 15 बटे 20 आ जाएगा।
15/20, या इसी से हम यहाँ चेक कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से चले अगर, तो देखिए किसका अनुपात बराबर है, 3/15, यानी 3/15, यहाँ पे आएगा 4/20, 3/15 हो जाएगा 1/5, और 4/20 हो जाएगा 1/5, दोनों में बराबर है इस वाले के लिए। लेकिन जब इसके वाले के लिए चेक करेंगे तो 3/20 और 4/15 ये बराबर नहीं आएगा, तो उसका मतलब ये वाला समांतर नहीं है, तो ये वाला समांतर होगा, और इसका परिमाण भी b के बराबर आ रहा है, a के समांतर है और परिमाण 15 b के बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक कण एक समान बल 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप न्यूटन के कारण स्थिति 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप तक विस्थापित होता है, किया गया कार्य ज्ञात करें। चलिए कार्य यहाँ पे निकालना है, कार्य का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर F इंटू डी, और यहाँ पे जो D होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, F और D का डॉट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये अदिश राशि है, तो और बल और विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है कार्य। इसका मतलब अगर हम परिमाण की बात करें सिर्फ, तो FD cos थीटा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, FD cos थीटा, या सीधे बोले डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हमें फोर्स F यानी बल F और विस्थापन D अगर दोनों मिल जाए तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, कार्य हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हमें D निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हैं, तब जाके डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकलेगा। अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करेंगे। 14i कैप में से 3i कैप घटेगा, बचेगा क्या, 11i कैप। 13j कैप में से 2j कैप को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11j कैप। और 9k कैप में से -6k कैप को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 9 6 15, यानी 15k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो W हमें चाहिए F डॉट डी, W क्या हो जाए F डॉट डी, तो F डॉट डी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, सीधे सीधे I कैप के गुणांक का गुणा, J कैप के गुणांक का गुणा और K कैप के गुणांक का गुणा करके हम जो लोग जोड़ देते हैं तो हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे 4i कैप है और 11i कैप है, तो 4 × 11, आई के गुणांक का गुणा कर लिया, जे का गुणांक देखें यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, तो 1 × 11, इसमें चले 3 और वहाँ पे 15, तो 3 × 15, सबको जोड़ लें तो 44, 11 और 45 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 100, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन अपना आंसर होगा, सॉरी कार्य है तो जूल, कार्य है तो जूल, 100 जूल क्या आएगा, 100 जूल आ जाएगा आंसर। चलिए फिर कह रहा है ए बराबर ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस सी, और ए बी सी के परिमाण क्रमशः 5 4 और 3 मात्रक है, तो ए व सी के बीच का कोण कितना होगा। देखें ए वेक्टर ए बी और सी के योग के बराबर, यानी बी और सी को जोड़ा तो ए आया, तो बी और सी को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, अगर वेक्टर बी में हम सी को जोड़ना है तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं कि बी, अगर ये हमारा वेक्टर बी है और ये सी है, दोनों को जोड़ दिया, तो ए हमारा दोनों का जो एडिशन होगा, दोनों का जो योग होगा वो ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिमाण जो दिया है 5 4 3, ए का परिमाण 5 और बी का परिमाण 4 और सी का परिमाण 3। अगर ये 5 4 3 को देखें तो ये पाइथागोरियन त्रिक है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 5 का वर्ग 25, यानी बराबर, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये जो चित्र है इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ऐसे बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज अगर है तो ये कोण 90 अंश का हो गया, और ये दोनों कोण हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किसके बीच का कोण पूछ रहा है, ए और सी के बीच का कोण पूछ रहा है। ये वेक्टर ए है, इसको बी माना, इसको सी माना, ये वेक्टर सी है, तो ए और सी के बीच का कोण ये है, ए और सी के बीच का कोण ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इस कोण के लिए हम देखेंगे संबंध, इस कोण के लिए संबंध, तो इसके सामने ये 90 लंब है, 90 के सामने जो 90 के सामने तो कर्ण होता है, ये लंब हो गया, कोण के सामने लंब, और ये हो गया आधार, ये कर्ण। तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कास का, अगर इसको हम थीटा मान लें तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5, 3/5, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। इस हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि P डॉट क्यू वेक्टर P डॉट वेक्टर क्यू यानी P और Q का डॉट प्रोडक्ट 0 है और P और R का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है तो P के समांतर होगा। पूछा P के समांतर कौन होगा। देखिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों होंगे लंबवत, क्योंकि हमने पढ़ा है A डॉट B बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं लंबवत है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दोनों लंबवत है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब P और Q एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, P Q परपेंडिकुलर है। ऐसे P और R भी परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो P Q परपेंडिकुलर है, P R एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो Q R भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे के लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर ये P है ये Q है तो R हमारा यहाँ होगा ऐसे, इधर बना रहे हैं, ये R हमारा कहाँ होगा ऐसे होगा। अब ये P Q R तीनों ऐसे हैं तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, P के समांतर कौन होगा, इनमें से पूछ रहा है P के समांतर कौन होगा। देखिए P Q R तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर पूछ रहा है P के समांतर Q हो नहीं सकता, R समांतर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों लंबवत हैं। और Q डॉट R डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या अदिश है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अदिश, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बच रहा है Q डॉट R, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। हम P व Q के परिमाण क्रमशः 5√3 व 10 मात्रक हैं और ये परस्पर 30 अंश पर झुके हैं, तो इनके वेक्टर गुणन का परिमाण कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए P और Q के परिमाण दे दिया 5√3 और 10 और 30 अंश पे झुके हैं, तो इनके वेक्टर गुणन का परिमाण कितना होगा। अगर हमें वेक्टर गुणन करना है, ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है P क्रॉस Q, तो हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं पी क्यू साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन बताता है, पी क्यू साइन थीटा इसका परिमाण बताता है। तो परिमाण के हिसाब से चलेंगे, पी का परिमाण है 5√3 और क्यू का परिमाण है 10, साइन थीटा 30 अंश है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 और √3 × 5 कितना आ गया, यहाँ 1/2 रखा, 2 से 5 को 10 को डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 25√3। 25√3 हमारा ऑप्शन होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि बिंदु वेक्टर r इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप पर कार्यरत बल F इज इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप का आघूर्ण है। अब यहाँ पे चलिए बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो बल आघूर्ण टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f होता है। क्या होता है r क्रॉस f, इसको याद रखिए। हम लोग नॉर्मली याद करते हैं टाउ बराबर F इंटू डी, जहाँ पे डी हमारा क्या पोजीशन वेक्टर अगर है तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे पहले होता है, यानी आर क्रॉस एफ होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है। तो हमें आर और एफ पता होना चाहिए, आर और एफ पता है, तो आर क्रॉस एफ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। चलिए आर का पहले लिखेंगे, आई के जे के और के गुणांकों को लिख लें, तो 7 3 और 1। फिर ऐसे एफ का लिखेंगे -3 और जे का 1 के का 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो आई कैप इंटू करेंगे क्या, इसके मल्टीप्लाई में से इसको घटाएंगे, 7 गुणे 1 7, इसमें से घटाएंगे -3 हो या -9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 9, क्योंकि घटा रहे हैं और -9 है तो +9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही -जे कैप, जे के साथ माइनस लिया जाता है। अब ये लाइन बंद कर देंगे, सॉरी उल्टा हो गया, ये लाइन बंद करना था, आई के लिए लाइन बंद करेंगे, इसमें से घटाएंगे 5 या 15, आई कैप क्या हो जाएगा 15 -1। फिर ऐसे ही जे कैप के लिए क्या करेंगे, ये जे वाली लाइन बंद कर देंगे। अब ये गुणा करेंगे, जे लाइन बंद हो गया, इसमें से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35 और माइनस घटाएंगे -3 तो हो जाएगा +3। फिर प्लस के साथ क्या करेंगे, के वाली लाइन बंद करेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे 7 × 9 = 7 और उसमें से -9 यानी +9 हो जाएगा, 7 + 9। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, 15 में से घटेगा 14 आई कैप, यहाँ हो जाएगा 35 3 38 तो -38 जे कैप और यहाँ हो जाएगा 9 7 16 के कैप। ऑप्शन की तरफ चलें तो क्या दे रहा है, हाँ ऑप्शन देखें कहीं 14 आई कैप -38 जे कैप प्लस 16 के कैप, ये ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करा ए व बी दो लंबवत वेक्टर हैं,
ए इज इक्वल टू ए वेक्टर दिया, बी इज इक्वल टू ए दिया है, तो ए का मान होगा। अब दो वेक्टर अगर लंबवत है तो इसका मतलब हमने पढ़ा कि जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? अगर आई जे के कैप के रूप में दिया हो तो हम डायरेक्ट आई के गुणांकों का, जे के गुणांकों का, के गुणांकों का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो आई का गुणांक यहाँ 5 है, वहां 2 है, 5 दूनी 10, प्लस जे के गुणांक यहाँ 7 है, वहां 2 है, 7 दूनी 14। ऐसे के का देखें तो वहां माइनस ए है, यहाँ -3 है, माइनस में हो जाएगा प्लस 3a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि सदिश क्या है? परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर लंबवत है। तो इस हिसाब से देखें तो आ जाएगा 24 को लाएंगे -24, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -24/3 यानी -8। क्या आ जाएगा? -8 हमारा सही ऑप्शन होगा। -8 कहाँ है? -8 डी पे है, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a क्रॉस b का मान है, यानी a क्रॉस b का परिमाण और इधर a डॉट b का परिमाण दोनों बराबर है। a क्रॉस b और a डॉट b दोनों का परिमाण बराबर है, तो a व b के बीच का कोण क्या होगा? चलिए अगर हम a क्रॉस b का परिमाण की बात करें तो ये होता है ab sin थीटा। एन कैप डायरेक्शन बताता है, ab sin थीटा परिमाण बताता है, और a डॉट b के लिए क्या होता है? ab cos थीटा होता है। ab कैंसिल हो गया, sin थीटा cos थीटा बराबर थीटा का ऐसा कोण, ऐसा मान थीटा का जिसके लिए sin थीटा cos थीटा दोनों बराबर होते हैं, तो होता है 45। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो दोनों के लिए बराबर है, इसका मतलब 45 डिग्री हमारा सही ऑप्शन जाएगा। चलिए फिर कह रहा भिन्न परिमाणों के न्यूनतम कितने समतलीय सदिशों का योग शून्य हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया भिन्न भिन्न परिमाण। अगर हम दो सदिश समतलीय लें तो इनका परिमाण, इनका जो योग है समतलीय सदिशों का योग, ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो तब हो सकता है जब दोनों का परिमाण बराबर हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा भिन्न भिन्न परिमाण के, तो भिन्न भिन्न परिमाण अगर इनका है तब तो जीरो नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 3 सदिश लेने पड़ेंगे, तब जीरो हो सकता। हो सकता है दो का परिणामी तीसरे के क्या हो जाए? तीसरे के अपोजिट हो जाए, तीसरे के अपोजिट हो जाए, परिमाण में बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जीरो होने की संभावना है। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 1, 2 और 3। मान लिया इन दोनों का परिणाम इधर आ गया, इसके अपोजिट हो गया और परिमाण में बराबर हो गया, तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो कम से कम 3 सदिश होने चाहिए जो परिमाण में भिन्न भिन्न हो और उनका परिणाम भी शून्य हो। इसके लिए कम से कम कितने चाहिए? 3 चाहिए। अगर समान परिमाण का होता तब तो 2 हो जाते, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न परिमाण का पूछा तो न्यूनतम 3 होने चाहिए, तभी परिणामी जीरो आएगा। चलिए फिर कह रहा है यदि सदिश a बराबर इतना, तो a का परिमाण है। अब वेक्टर का परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं? वेक्टर का परिमाण अगर आई जे कैप के रूप में लिखा हो तो परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट जो i का गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, 1 है 1 का स्क्वायर 1, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर करेंगे 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी हमेशा प्लस ही आना है इसमें। तो 9 4 13 14, अंडर रूट 14 क्या आएगा? अंडर रूट 14 यानी अंडर रूट करनी में 14, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दो सदिशों a व b लंबवत हैं, दो सदिश a व b लंबवत हैं। a का वेक्टर a दे दिया है कि 4i कैप प्लस 3j कैप, तो b होगा। वेक्टर b पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात को समझे, देखें अगर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो बताओ i कैप j कैप दिया हुआ है। i कैप होता है x एक्सिस के दिशा में, j कैप होता है y एक्सिस के दिशा में, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में हो गए, किस प्लेन में हो गए? एक्स वाई प्लेन में हो गए। ये x है, ये y है और z हमारा ये हो गया। तो अगर ये वेक्टर जिसमें i कैप j कैप के गुणांक है, मतलब वो इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और हमें क्या चाहिए? इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए b। तो b क्या होगा? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी इधर होगा z में। कहाँ होगा? z में होगा, या फिर उधर भी हो सकता है -z डायरेक्शन में, या फिर +z डायरेक्शन में होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग। तो z एक्सिस के अलॉन्ग अगर होगा, किस में होगा? इस z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो उसमें k कैप दिखेगा। क्या दिखेगा? k कैप। क्या दिखेगा? k कैप। यहाँ पे दिख रहा है k कैप। देखिए i j नहीं होने चाहिए, i j नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए? k कैप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहिए हमें। बात समझ में आ रहा है? तो k कैप ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही चला जाएगा। इसके परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर मतलब इस, हाँ ये भी हो सकता है, इस प्लेन में भी हो सकता है, इस प्लेन में हो सकता है, मतलब उसमें k कैप दिखेगा और y के लिए j कैप दिख जाएगा। इस प्लेन में होगा तो k दिखेगा और i कैप दिखेगा, ठीक, मतलब k उसमें होगा, k उसमें होना चाहिए, k कैप होना चाहिए। तो k वाला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही था, तो आंख बंद करके हम इस पे जा सकते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एक
4i कैप प्लस 3j कैप के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।